भारत का संवैधानिक विकास। आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है भारत शासन अधिनियम 1935। देखिए, इस टॉपिक में 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से मैंने शुरू किया था और भारत शासन अधिनियम 1919 तक मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर चुका हूँ। अगर आपने पहले वाली वीडियोज नहीं देखी, 4 से 5 वीडियो हैं, तो एक बार उन वीडियो को भी जरूर देखिए। और चलिए आज की हमारी वीडियो शुरू करते हैं। आज हम पढ़ेंगे भारत शासन अधिनियम 1935। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब आप कहेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट तो सारे हैं, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट ये सबसे ज्यादा है। ये सबसे ज्यादा क्यों है? क्योंकि आज हमारे भारत देश का जो संविधान है उसका एक बहुत बड़ा भाग यहां से लिया गया है। जब यह भारत शासन अधिनियम 1935 में आया तो ये एक बहुत ही लंबा और विस्तृत दस्तावेज था। तो चलिए आज हम देखते हैं इसमें क्या क्या प्रावधान किए गए थे जिनसे रिलेटेड क्वेश्चन हमसे पूछे जाते रहे हैं। देखिए, हमने पढ़ा था जो भारत शासन अधिनियम 1919 था उसमें प्रांतों में द्वैध शासन शुरू कर दिया गया था। मतलब जो विषय थे उनमें से कुछ विषयों को हस्तांतरित और कुछ विषयों को आरक्षित घोषित कर दिया गया था। लेकिन इसमें क्या प्रावधान किया गया कि ये जो प्रांतों में द्वैध शासन है इसको समाप्त कर दिया गया। तो द्वैध शासन आप समझ गए होंगे। अगर नहीं समझे तो मैं पहले भी समझा चुका हूं। बस यही सिंपल सी बात है कि जो विषय होते थे उनको आरक्षित और हस्तांतरित विषयों में बांट दिया गया था। देखिए, प्रांतों में तो द्वैध शासन यहां पे समाप्त कर दिया गया, लेकिन केंद्र में द्वैध शासन का प्रावधान किया गया। याद रखिए, केवल प्रावधान किया गया, लेकिन ये कभी भी इंप्लीमेंट नहीं हुआ, कभी ये शुरू नहीं हो सका। लेकिन इसमें कहा गया कि जो प्रांतों में द्वैध शासन वाला सिस्टम है उसको तो समाप्त कर देते हैं। मतलब प्रांतों में तो स्वायत्तता दे देते हैं, लेकिन जो केंद्रीय विषय हैं उनको आरक्षित और हस्तांतरित में हम बांट देंगे, लेकिन ये कभी इंप्लीमेंट ही नहीं हो सका। 3 सूचियां। आज भी हमारे भारत देश का जो संविधान है उसकी जो 7वीं अनुसूची है उसमें जो विषय हैं उनको 3 सूचियों में बांटा गया है। केंद्रीय सूची, या जिसको हम बोलते हैं संघीय सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो ये जो प्रावधान था ये भारत शासन अधिनियम 1935 में भी किया गया था कि जो विषय हैं उनको 3 सूचियों में बांट दिया गया था, संघीय सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। अब आपको यहाँ पे क्या याद रखना है कि कौन सी सूची में सबसे ज्यादा विषय है? तो ये है संघीय सूची में, उसके बाद नंबर आता है राज्य सूची का और फिर आता है समवर्ती सूची का। अब संघीय सूची पे जो कानून बनाने की शक्ति थी वो संघीय सरकार को थी। जैसे आज के समय में भी जो संघीय सूची है, जो केंद्रीय सूची है, उस पे कानून केंद्र सरकार बना सकती है। राज्य सूची वाले विषयों पे कौन कानून बना सकता है? राज्य सरकारें कानून बना सकती हैं। और समवर्ती सूची एक ऐसी सूची है जिसपे संघ सरकार, मतलब केंद्र सरकार भी कानून बना सकती थी, जैसे आज के समय में होता है, और राज्य सरकारें भी कानून बना सकती हैं। लेकिन अगर एक ही विषय पे दोनों के दोनों कानून बन जाए तो केंद्र वाला कानून बड़ा माना जाएगा, केंद्र वाला कानून इंप्लीमेंट होगा। फिर है अवशिष्ट शक्तियां। अवशिष्ट शक्तियां मतलब वो विषय जो इन तीनों सूचियों में डिफाइन नहीं किए गए हैं। मतलब अगर कोई नया विषय निकल के सामने आता है उस पर शक्ति दी गई थी वायसराय को, कि अगर कोई ऐसा विषय आता है जो अभी तक इन तीनों सूचियों में नहीं है तो उस पे कानून बनाने का अधिकार केवल वायसराय को है। लेकिन आज हमारे भारत का जो संविधान है उसमें अवशिष्ट शक्तियों पे जो कानून बनाने की शक्ति है अवशिष्ट विषयों पे वो है केंद्र सरकार के पास। ये बात भी आप याद रखिए। 6 राज्यों में द्विसदनीय व्यवस्था की गई। द्विसदनीय व्यवस्था का मतलब जैसे आज के समय में कुछ राज्यों में विधान परिषद है और विधानसभा तो सभी राज्यों में है, तो यहाँ पे 6 राज्य है। कुल 11 राज्य थे उस समय, उनमें से 6 राज्यों में द्विसदनीय व्यवस्था की गई। अब आप कहेंगे इतना डिटेल में पढ़ने की क्या आवश्यकता है? जी नहीं, आपको इनके नाम भी याद रखने चाहिए, क्योंकि अब की बार अगर आपने यूपीएससी का पेपर देखा होगा तो उसमें आप उसका लेवल समझ गए होंगे। तो आप प्लीज इनका नाम भी याद कीजिए। बंगाल, बिहार, बंबई, मद्रास, असम और संयुक्त प्रांत। संयुक्त प्रांत जो आज के समय में उत्तर प्रदेश है। भारत परिषद को समाप्त कर दिया गया। भारत परिषद को समाप्त किया गया, तो यह बात आप यहां पे याद कीजिए। इसके साथ साथ आप मुझे बताइए कि भारत परिषद कब बनाया गया था? यह बनाया गया था 1858 में। इंग्लैंड में भारत सचिव को सलाहकारों की टीम। तो जब इसको समाप्त किया गया तो जो भारत का राज्य सचिव होता था, यह भारत परिषद जो थी उसमें 15 सदस्य होते थे। तो जब यह समाप्त कर दी गई तो जो वहां पे भारत सचिव है उसको क्या किया गया? उसको एक सलाहकारों की टीम दे दी गई। अब एक बात और देखिए, यहाँ पे आप इसको यहां से भी याद कर सकते हैं। उस समय 6 राज्यों में द्विसदनीय व्यवस्था का प्रावधान किया गया। आज भी हमारे भारत में जो 28 राज्य हैं उनमें से महज 6 राज्य ऐसे हैं जिनमें द्विसदनीय व्यवस्था है, मतलब विधान परिषद है। तो क्या आप कमेंट में बता सकते हैं वो 6 राज्य कौन कौन से हैं जिनमें आज के समय में विधान परिषद है? लगभग 10% जनसंख्या को मताधिकार दिया गया। यहां पे बहुत कम लोगों को जनसंख्या को मताधिकार दिया गया था, लेकिन यहां पे मताधिकार बढ़ाया गया। 1919 में क्या था? 1919 में भी मताधिकार का प्रावधान था, लेकिन वो बहुत कम था। कम 10% भी है, लेकिन अब पहले वाले से बढ़ा दिया गया।
क्या आप और मेरे जैसे लोग उस समय वोट दे सकते थे? जी नहीं। यहाँ पे कुछ क्राइटेरिया सेट होते थे कि अगर आपके पास इतनी संपत्ति है तो ही आप वोट दे सकते हैं, अगर आपने ये डिग्री की है, आपकी जो शिक्षा है वो इस लेवल तक है तो आप वोट दे सकते हैं, आप कितना कर देते हैं, इन सभी बातों के आधार पर आपको वोट का अधिकार मिलता था। देश की मुद्रा और साख पर नियंत्रण के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई। आज के समय जो भारत में मोस्ट इंपोर्टेंट बैंक है वो है भारतीय रिजर्व बैंक, तो ये इसी समय बनाया गया था। प्रांतों के लिए भी लोक सेवा आयोग, देखिए 1919 वाले भारत शासन अधिनियम 1919 में हमने पढ़ा था कि केंद्रीय लोक सेवा आयोग की स्थापना का यहाँ पे विचार किया गया था। तो उसकी स्थापना कब की गई? 1926 में की गई, 7 साल बाद। 1919 में कानून आया, 1926 में उसकी स्थापना की गई। तो आज के समय केंद्र के लिए भी केंद्रीय लोक सेवा आयोग है और राज्यों के लिए भी राज्य लोक सेवा आयोग है। तो यहाँ पे भी ये व्यवस्था की गई थी कि प्रांतों के लिए भी लोक सेवा आयोग का वर्णन किया गया था कि हम प्रांतों के लिए भी लोक सेवा आयोग को बनाएंगे। और याद रखिए, प्रांतों के साथ साथ संयुक्त प्रांत के लिए भी, संयुक्त प्रांत मतलब यह वाला संयुक्त प्रांत नहीं, मतलब एक या एक से अधिक प्रांत मिलकर भी अपने लिए एक लोक सेवा आयोग का निर्माण कर सकते थे। 1937 में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। संघीय न्यायालय जैसे आज के समय हमारे भारत में सबसे बड़ा कोर्ट कौन सा है? सुप्रीम कोर्ट। तो उस समय, आज के समय जैसे हमारे भारत में सबसे बड़ा कोर्ट सुप्रीम कोर्ट है, आखिरी अपील यहां होती है। लेकिन उस समय जो संघीय न्यायालय था उसकी शक्ति आज के सुप्रीम कोर्ट से बहुत कम थी, क्योंकि यहां पे जो आखिरी अपील थी वो इंग्लैंड में भी की जा सकती थी। अखिल भारतीय संघ की स्थापना का जिक्र किया गया। मतलब क्या है कि जैसे उस समय जब अंग्रेजों का हमारे भारत पे शासन था तो कुछ क्षेत्र पे तो वो खुद शासन करते थे और कुछ क्षेत्र ऐसा था जिस पे राजा महाराजा शासन करते थे। तो इसमें क्या प्रावधान किया गया कि एक अखिल भारतीय संघ होना चाहिए कि जैसे क्या कि अखिल भारतीय संघ कुछ जो क्षेत्र अंग्रेजों के अधिकार में डायरेक्ट है और जो राजा महाराजा के अधिकार में डायरेक्ट है उन सबको मिला दिया जाए। लेकिन ये कभी बन ही नहीं सका। बन क्यों नहीं सका? क्योंकि जो राजा महाराजा थे इसमें शामिल होने के लिए कभी राजी नहीं हुए। तो ये इसके महत्वपूर्ण पॉइंट हैं जो आपको याद रखने हैं। आशा करता हूं आज की वीडियो आपको समझ आई होगी और भारत का संवैधानिक विकास, ये सारा का सारा टॉपिक आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो केवल तभी वीडियो पर लाइक कीजिए। थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में।